ज्ञानी जैल सिंह ने संजय गांधी को पंजाब में एक अभियान शुरू करने की सलाह दी। इस अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए एक सिख नेता की जरूरत थी, जिसके लिए ज्ञानी जैल सिंह ने अपने विश्वास पात्रों की सलाह से 2 सिख संतों का नाम चुना, जिन पर संजय गांधी से सलाह लेनी थी। दमदमी टकसाल के 13वें प्रमुख संत करतार सिंह ने अपने बेटे अमरीक सिंह की बजाय उनको अपना उत्तराधिकारी चुना। जैसा संजय गांधी के दोस्त और संसद सदस्य कमलनाथ ने बताया था कि पहला संत जिसका हमने इंटरव्यू लिया था वो हिम्मती किस्म का नहीं लग रहा था। भिंडरांवाले जो बोलचाल में धाकड़ था, इस काम के लिए सही लगा। हम कभी कभी उसे पैसे दे दिया करते थे, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो आतंकवादी बन जाए। वो संत कौन था उसका स्पष्ट उल्लेख तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उन 2 में से भिंडरांवाले को चुना। भिंडरांवाले हरियाणा के हिसार जिले में चंदो कला नाम के गांव में प्रवचन कर हरियाणा और पंजाब से होते हुए वो 300 किलोमीटर ट्रैवल करके 13 और 14 सितंबर 1981 की रात को चौक मेहता पहुंचते हैं। यानी जैल सिंह ने खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल को फोन करके कहा कि भिंडरांवाले को गिरफ्तार ना किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भिंडरांवाले को वापस गुरुद्वारा ले जाने के लिए एक सरकारी कार चंदो कला भेजी थी। साल 1977 के मार्च महीने में 6ठी लोकसभा का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पंजाब में भी शिरोमणि अकाली दल और जनता पार्टी गठबंधन से चुनाव हार गई। पंजाब के नए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को आपातकाल के दौरान उनकी एक्टिविटीज के लिए जेल में डाल दिया। राज्य में सत्ता गंवा देने के बाद 1972 से 1977 के बीच रहे पंजाब के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने संजय गांधी को पंजाब में एक अभियान शुरू करने की सलाह दी। इस अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए एक सिख नेता की जरूरत थी, जिसके लिए ज्ञानी जैल सिंह ने अपने विश्वास पात्रों की सलाह से 2 सिख संतों का नाम चुना, जिन पर संजय गांधी से सलाह लेनी थी। उनमें से एक थे भिंडरांवाले, जो अमृतसर के नजदीक चौक मेहता में दमदमी टकसाल गुरुद्वारा दर्शन प्रकाश के पूर्व संत करतार सिंह की दुर्घटना में मौत के बाद सन 1977 में उसके 14वें प्रमुख बने थे। टकसाल शब्द का हिंदी में मतलब होता है वो जगह जहां पर सिक्के ढालने का काम किया जाता है, यानी सिक्के बनाने का कारखाना। लेकिन पंजाबी में इसका मतलब है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जहां छात्र एक ग्रुप में किसी तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये किसी संत या स्पिरिचुअल लीडर से संबंधित होती है। ऐसा मानना है कि दमदमी टकसाल की स्थापना दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा सन 1706 में तलवंडी साबो में की गई थी, जिसे दमदमा साहिब कहा जाता है। बाद में बाबा दीप सिंह इसके प्रमुख बने थे, जिन्होंने अमृतसर में श्री दरबार साहिब को अफगानी सेना से आजाद कराने के लिए लड़ते हुए शहीदी को प्राप्त किया था। जरनैल सिंह भिंडरांवाले की डेडिकेशन और अचीवमेंट्स को देखते हुए दमदमी टकसाल के 13वें प्रमुख संत करतार सिंह ने अपने बेटे अमरीक सिंह की बजाय उनको अपना उत्तराधिकारी चुना था। किसी संत को अभियान के लिए चुनने के बारे में जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जैसा संजय गांधी के दोस्त और संसद सदस्य कमलनाथ ने बताया था कि पहला संत जिसका हमने इंटरव्यू लिया था वो हिम्मती किस्म का नहीं लग रहा था। भिंडरांवाले जो बोलचाल में धाकड़ था, इस काम के लिए सही लगा। हम कभी कभी उसे पैसे दे दिया करते थे, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो आतंकवादी बन जाएगा। ये वक्तव्य कमलनाथ का है, जिसको नैयर ने अपनी किताब में मेंशन किया है। आप समझिए ये राजनीति कितनी निर्दयी होती है, जिसके लिए इंसानों के जीवन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। इसका मतलब है कि अपने मतलब के लिए ये पॉलिटिशियंस कुछ भी कर सकते हैं। 2 संतों को एक घिनौने राजनीतिक उद्देश्य के लिए चुना गया। दूसरा संत उनके लिए सूटेबल नहीं था। वो संत कौन था उसका स्पष्ट उल्लेख तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उन 2 में से भिंडरांवाले को चुना गया। जनवरी 1985 से पहले 8वीं लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। इधर पंजाब स्टेट लेवल पर भी भिंडरांवाले की काबिलियत का अंदाजा 1980 के लोकसभा चुनाव में लगाया जा चुका था, जब कांग्रेस इमरजेंसी के बाद दोबारा सत्ता में आई थी। इसलिए इस बार खालिस्तान के मसले पर उनका यानी भिंडरांवाले का इस्तेमाल करके चुनावी समीकरण को अपने पक्ष में करने का फैसला कर लिया गया था, और यहीं से एक गुप्त ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली थी। पूरी बात लिखी है पूर्व R&A अधिकारी यानी कि रो अधिकारी श्री GBS सिद्धू ने अपनी किताब खालिस्तान षड्यंत्र की इनसाइड स्टोरी में। वो आगे कहते हैं कि डिपार्टमेंट में अपने कार्यकाल के दौरान मेरा उस वक्त का अनुभव रहा, और उसके बेस पर मैंने जो निष्कर्ष निकाला
उसके मुताबिक षड्यंत्र ये था कि पंजाब में हिंदू और सिख कम्युनिटीज के बीच कम्युनल हार्मनी को खत्म करके इनसिक्योरिटी का माहौल पैदा किया जाए। उसके बाद पंजाब और उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा में पहले तो भिंडरांवाले को हिंसात्मक कार्रवाइयां करने के लिए उकसाया जाए और फिर उनको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए, यानी कि छूट दे दी जाए। इस दौरान मीडिया को अपने फेवर में करके उसका फायदा उठाया जाए। साथ ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए जिससे हिंदुओं को लगे कि खालिस्तान की मांग को लेकर पंजाब और देश से बाहर रहने वाले सिख एक्टिव हो रहे हैं, जिससे कि देश की अखंडता को खतरा है। सिद्धू आगे कहते हैं कि इस सब के पीछे इन लोगों का मकसद ये था कि ऐसा जहरीला माहौल बनाया जाए जिससे हिंदुओं को लगे कि वो देश की कुल जनसंख्या में सिर्फ 2% सिख माइनॉरिटी के द्वारा वायलेंस का शिकार हो सकते हैं। यानी हिंदुओं को सिखों से खतरा महसूस होने लगे और उन्हें लगने लगे कि सिख कम्युनिटी के लोगों की वजह से पंजाब और देश की शांति और अखंडता खतरे में है। इस तरह हिंदू कम्युनिटी के लोगों के मन में बदले की भावना पैदा होगी और वो देश हित में सिखों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। दूसरी तरफ एक और खेल चल रहा था, भिंडरांवाले के खिलाफ भी नरम रुख रखा जाए ताकि वो निश्चिंत होकर काम करते रहें और अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देते रहें। चुनाव तक इस माहौल को बरकरार रखा जाए। अकाली दल के नरम रुख वाले नेताओं के जरिए भिंडरांवाले को विश्वास दिलाया जाना था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रवैया उनकी मांगों के लिए नरम और सहानुभूतिपूर्ण है। सरकार और भिंडरांवाले के बीच बातचीत को लंबा खींचने की जरूरत थी ताकि पंजाब में समय से पहले हालात नॉर्मल ना होने पाए, यानी कि नहीं होने पाए नॉर्मल। मतलब सरकार चुनाव तक हालातों को नॉर्मल नहीं होने देना चाहती थी। सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई खतरा या चुनौती नहीं होने की वजह से भिंडरांवाले के पास श्री दरबार साहिब परिसर के अंदर रहने का कोई कारण नहीं बचेगा। इस तरह चारों तरफ से दबाव के चलते वो श्री दरबार साहिब को छोड़कर वापस मेहता चौक गुरुद्वारा में चले जाएंगे। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को मजबूर होकर सिख उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जनता की मांग को स्वीकार करना पड़ेगा। परिस्थितियां इंदिरा गांधी के पक्ष में बन जाएंगी, जिसमें वो हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई कर सकें और जनता की नजर में एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में उभर कर आ सकें। अगर इस षड्यंत्र के पहले पंजाब की एक्चुअल स्थिति की बात करें तो जाने माने IAS अधिकारी BG देशमुख ने अपनी किताब फ्रॉम पुणे टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कैबिनेट सेक्रेटरी लुक्स बैक में पंजाब की उस वक्त की स्थिति का जिक्र किया है। श्री देशमुख मई 1978 से 1981 की शुरुआत तक गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे, जिनके पास पुलिस और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। वो साल 1979 के मिड में, यानी कि 1979 के मिड में बाय रोड अमृतसर गए थे और वहां SGPC के ऑफिसर्स के साथ साथ श्री दरबार साहिब परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं, किसानों और खासकर गांव से आने वाले लोगों से मिले थे। उन्होंने अमृतसर में देखा कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC के सीनियर ऑफिसर्स और उनके यानी कि देशमुख जी के अपने कलीग्स भी यही चिंता कर रहे थे कि पंजाब की खुशहाली और समृद्धि की वजह से सिख युवक बिगड़ रहे हैं, यानी कि वो मौज मस्ती में लगे रहते हैं और गुरुद्वारे नहीं जाते हैं। उस पूरे इलाके में घूमने के बाद देशमुख ने पाया कि गोल्डन टेम्पल परिसर में आने वाले विजिटर्स, खासकर जो सिख श्रद्धालु थे, उनके मन में किसी भी तरह के विद्रोह या अग्रेशन का कोई भी भाव बिल्कुल भी नहीं था और ना ही भिंडरांवाले की नीतियों से उस वक्त उनका कोई इंटरेस्ट था। भिंडरांवाले के साथ देशमुख की एक मीटिंग होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं हो सकी। अमृतसर आते जाते वक्त वो रास्ते में छोटे छोटे गांवों और कस्बों में लोगों और खेतों में काम कर रहे सिख किसानों से भी मिले थे और उनके पास रुककर उनसे बातचीत भी की थी। इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि वो खुश थे और सच्चे मन से आदर सत्कार कर रहे थे। वो आम जनता की बात कर रहे हैं पंजाब की। पूरा इलाका शांति और खुशहाली से भरपूर था। देशमुख ने लुधियाना का भी भ्रमण किया, जो पंजाब का इंडस्ट्रियल ट्रेड सेंटर है। वहां पर वो कई खुशहाल व्यापारियों और उद्योगपतियों से मिले जो ज्यादातर हिंदू थे। वहां भी उन्हें लोगों में किसी तरह की चिंता का भाव या वायलेंस का डर नहीं दिखाई दिया, लेकिन ऊपर से ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे पंजाब जल रहा हो। 1980 में जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से सत्ता में आई तो प्रकाश सिंह बादल की शिरोमणि अकाली दल और उस वक्त की जनता पार्टी के गठबंधन से चल रही सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया और राज्य में दोबारा चुनाव करवाए गए, जिसमें वहां कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आ गई। इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह के विरोधी सरदार दरबारा सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। उस वक्त तक ज्ञानी जैल सिंह जो गृह मंत्री के पद तक पहुंच चुके थे, उनके लिए उस वक्त प्रधानमंत्री के खास और नजदीकी लोगों के ग्रुप में बने रहने की चुनौती खड़ी हो गई।
पंजाब के इन दोनों सिख कांग्रेसी नेताओं के बीच पर्सनल पॉलिटिकल राइवलरी के साथ साथ उनकी विचारधाराएं भी अलग अलग थी। दरबारा सिंह जहां पुराने कांग्रेसी नेता थे जो सेक्युलर विचारधारा रखते थे, वहीं ज्ञानी जैल सिंह कम्युनल फोर्सेस के लिए टॉलरेंस की नीति अपनाते थे और अपने और अपनी पार्टी के हित के लिए उनको कम्युनल एजेंडाज से भी कोई परहेज नहीं था। केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकार आने के बाद पंजाब में हिंसा और ज्यादा बढ़ गई थी। 13 अप्रैल 1978 को अमृतसर में जब भिंडरांवाले के नेतृत्व में निरंकारियों और सिखों के बीच संघर्ष हुआ था, उसका जिक्र करते हुए भिंडरांवाले ने अब घोषणा की कि बच्चा ने हमारे 25 लोगों को मारा था। बच्चा यानी निरंकारियों के हेड गुरबचन सिंह, और उनके सिर्फ 3 लोग मारे गए थे, यानी कि निरंकारियों के। तो अब हम 22 निरंकारियों को और मारेंगे, ये जर्नैल सिंह भिंडरांवाले ने कहा। और 24 अप्रैल 1980 को गुरबचन सिंह को नई दिल्ली के उनके घर में गोली मार दी गई। दोस्तों, कैसे ये पूरा खेल खेला जा रहा था उसको समझने की जरूरत है। गुरबचन सिंह की हत्या के बाद शक और संदेह के घेरे में आए हुए लोगों में भिंडरांवाले का भी नाम था। अपनी गिरफ्तारी के डर से भिंडरांवाले श्री दरबार साहिब जी के साथ में SGPC के एक गेस्ट हाउस गुरु नानक निवास में जाकर शरण लेते हैं। गिरफ्तारियां चली और एट लास्ट जब ज्ञानी जैल सिंह ने घोषणा की कि भिंडरांवाले का गुरबचन सिंह की हत्या से कोई संबंध नहीं है, तब जाकर वो वहां से बाहर निकले। इसके बाद भिंडरांवाले ने अनाउंस किया कि गुरबचन सिंह के हत्यारों को अकाल तख्त के जत्थेदार द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए और अगर वो उसे मिल जाए तो उनको सोने में तोला जाएगा। इसके बाद फिर से एक घटना घटती है। 9 सितंबर 1981 को जालंधर से प्रकाशित होने वाले अखबार पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की लुधियाना के नजदीक गोली मारकर हत्या कर दी गई। लाला जगत नारायण का डेली न्यूज़पेपर पंजाब केसरी भिंडरांवाले का आलोचक था। जगत नारायण अमृतसर में हुए सिखों और निरंकारियों के बीच संघर्ष के दौरान वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भिंडरांवाले के खिलाफ कोर्ट में सबूत भी दिया था। अब जिस दिन लाला जगत नारायण की हत्या हुई, उस दिन भिंडरांवाले हरियाणा के हिसार जिले में चंदो कला नाम के गांव में प्रवचन कर रहे थे। हत्या के बाद दर्ज की गई FIR में उनके साथ 2 सहयोगियों का भी नाम था। मुख्यमंत्री दरबारा सिंह के निर्देश पर DIG पंजाब DS मंगत की अगुवाई में पंजाब पुलिस की एक टीम भिंडरांवाले को गिरफ्तार करने के लिए चंदो कला पहुंचती है। इधर भिंडरांवाले अपने कुछ समर्थकों के साथ चौक मेहता गुरुद्वारा दर्शन प्रकाश के लिए निकल गए थे। हरियाणा और पंजाब से होते हुए वो 300 किलोमीटर ट्रैवल करके 13 और 14 सितंबर 1981 की रात को चौक मेहता पहुंचते हैं। कुलदीप नैयर इस घटना के बारे में लिखते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह ने खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल को फोन करके कहा कि भिंडरांवाले को गिरफ्तार ना किया जाए। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने सतीश जैकब को बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भिंडरांवाले को वापस गुरुद्वारा ले जाने के लिए एक सरकारी कार चंदो कलां भेजी थी। इस घटना के संबंध में IAS और पूर्व रॉ ऑफिसर GBS सिद्धू ने अपनी किताब खालिस्तान षड्यंत्र की इनसाइड स्टोरी में कहा है कि मेरे बैचमेट दिवाकर दास गुप्ता, जो उस वक्त नई दिल्ली स्थित CRPF हेडक्वार्टर में DIG थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी फोर्स भिंडरांवाले को हर चेक पोस्ट पर रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें गृह मंत्री से निर्देश मिला कि भिंडरांवाले को जाने दिया जाए। आगे सिद्धू कहते हैं कि चूंकि भिंडरांवाले को जल्दी से चंदो कलां के अपने प्रवचन को छोड़कर निकलना पड़ा था, इसलिए उनके उपदेशों और प्रवचनों की फोटोकॉपीज और नोट्स वहां छूट गए थे। बाद में पता चला कि पंजाब पुलिस की छापा मारने वाली टीम ने गुस्से में उन्हें जला दिया। दोस्तों, किस तरह से भिंडरांवाले को बचाने का जो खेल चल रहा था और बाद में कैसे एक दूसरे ही रूप में वो हमारे सामने आया, जब सेना को भी भिंडरांवाले के खिलाफ इस कहानी में शामिल करना पड़ा, आप जानते हैं। ये एक झलक थी कि कैसे खालिस्तान के कॉन्सेप्ट को अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत में पोसा गया। अगर आप इससे आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखकर हमें जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे ऑथेंटिक सोर्सेज से आपको सही जानकारी देने की। धन्यवाद।